Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. Today I am going to my fourth lecture on law of contract and the topic is acceptance. This topic I will divide in five categories. First one is introduction, second is subject matter, third is decided cases, fourth is conclusion, and fifth is reference by which I had collected my data on acceptance. Introduction. For introduction, I would like to say the definition of acceptance or some content regarding to acceptance. For your knowledge or your information, I would like to told you about some briefing of acceptance. एक्सेप्टेंस को हिंदी में कहें तो स्वीकृति कहते हैं और कभी कभी हम अदर वर्ड्स में उसको एडमिशन्स के रूप में बोलते हैं. कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्मिनोलॉजी है उसमें पहला पार्ट जो होता है वो प्रस्थापना का होता है, प्रपोजल का होता है, जिसे मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ. ये जो लेक्चर है उसकी सेकंड स्टेज पर है, जब जो प्रपोजल आपसे किया गया या किसी सेकंड पार्टी से किया गया है वो एक्सेप्ट कर लेता है, देन इट बिकम अ एक्सेप्टेंस. Regarding acceptance in Indian Contract Act to be defined acceptance. After that 3, 4 and 5 sections. 3 sections elaborating about the communication of acceptance. 4th is elaborating when the communication of acceptance shall be complete. And 5th is about revocation, how a proposal can be revoked. Section 7 is about nature of acceptance. Section 7 told that when acceptance shall be complete और acceptance का nature क्या होगा. There are only two conditions. उन 2 conditions में बताया गया है कि कौन सी condition में ये किस nature का होगा. सेक्शन 8 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक्सप्लेन करता है कि आप कंसिडरेशन जैसे ही दे देते हैं तब भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है, या कोई आपसे कोई कंडीशंस लगाई गई, कुछ शर्तें लगाई गई हैं, वो शर्तें आप कंप्लीट करते हो तो भी एक्सेप्टेंस पूरा हो जाता है. इसके बाद एज वेल एज द डेफिनेशन इज कंसर्न रिगार्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, Section 2B, when the person to whom proposal is made. So first content of acceptance is proposal. There must be a proposal because that this is a thing which will be accepted. So when the person to whom the proposal is made signifies his assent, the assent shall be given according to the proposal. Then thereto the proposal is said to be accepted. जिस व्यक्ति से प्रस्ताव किया गया है वो अपनी असेंट को सिग्निफाई कर देता है, सिग्नेचर्ड कर देता है, या देखिए असेंट भी आपकी 2 प्रकार की हो सकती है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस. कभी कभी हम सिर हिला देते हैं और वो मान ली जाती है कि हाँ ये कंसेंट हो गई है. इट विल ऑल्सो बी अ एक्सेप्टेंस. सो जब कोई प्रपोजल के प्रति आप अपनी सिग्निफिकेंस कर देते, अपना सिग्निफाई कर देते, अपनी सहमति दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्सेप्टेंस होता है. नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सेप्टेंस. जो लास्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट मैटर के बारे में, सब्जेक्ट मैटर आपको 2B में जो बताया गया है कि डेफिनेशन दी गई है 2B में, तो डेफिनेशन के बारे में, और 3 में कम्युनिकेशंस के बारे में, 4th में कब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, 5th में आपका रिवोकेशन के बारे में बताया गया है. यहाँ पे मैंने 2 एसेंशियल एलिमेंट्स लिखे हैं एक्सेप्टेंस के लिए. जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, वह व्यक्ति जो प्रपोजल के प्रति अपनी असेंट सिग्निफाइज कर देता है, देन इट बिकम अ प्रपोजल. सो टू एक्सप्लेन acceptance there must be explanation of proposal.
व्हाट विल बी द प्रपोजल, एक कोई फॉर एग्जांपल यू वांट टू ड्राफ्ट अ कॉन्ट्रैक्ट and you want to make a proposal. So first of all you will have to prepare your proposal draft. After that the person to whom it is sending, वह व्यक्ति जिसको आप सेंड कर रहे हो उस प्रपोजल के लिए अपनी असेंट इन रिटन में या वर्बली दे देता है तो वो प्रपोजल हो जाता है. सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस. Communication and revocation of proposal. It's a brief topic which I am going to deliver in this lecture. Communications. कब कहेंगे कि कोई प्रपोजल के प्रति आपने एक्सेप्टेंस किया और कंप्लीट हो गया, इसके बारे में आपके बेसिकली जो सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के वो 3 और 4 के बारे में. 3 कहता है कि कम्युनिकेशंस क्या है और कब कंप्लीट होगी उसके बारे में सेक्शन 4 में एलैबोरेट किया गया है. The communication of acceptance are deemed to be made by any act. There must be an act, omission of the party accepting by which he intends to communication such acceptance which has to be effect communicating it. सेक्शन 3 कह रहा है कि कब किसी चीज़ की कम्युनिकेशन मानी जाएगी तो उसके बारे में आपको बता दें. देयर मस्ट बी अ एक्ट और ओमिशन. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्ट और omission. Anyone knows the act, but more than many people does not know omission. Whenever you read IPC 309 attempt to suicide, or in Article 21 of Indian Constitutions, or in these days you are hearing mercy killing, concept of mercy killing. एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आप लोगों ने, इच्छा मृत्यु. इच्छा मृत्यु के कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को एक्ट और ओमिशन समझाऊंगा. एक्ट और ओमिशन जो है इनको डिफाइन किया गया है आईपीसी की सेक्शन 32 और 33 में एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट विल बी एक्ट और व्हाट विल बी ओमिशन. एक्ट जो होता है देयर इज एनी एक्ट, जो कुछ भी आप करते हो, और ओमिशन होता है किसी चीज़ का अभाव करके. फॉर एग्जांपल आप किसी का मर्डर करना चाहते हो तो मर्डर आप 2 प्रकार से कर सकते हो. एक तो आप किसी को इंजेक्ट दे दीजिए, जहर से इंजेक्शन दे दीजिए, या फिर किसी को ऑक्सीजन लगी हुई है तो उसकी ऑक्सीजन निकाल लीजिए. तो एक्ट वो हो गया जिसमें आप इंजेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली किसी, आपने बाय हैंड यू आर वर्किंग समथिंग. बट व्हेन यू आर आप किसी मशीनरी को वापस ले रहे हैं तो वो माना जाएगा ओमिशन. सो एनी एक्ट और ओमिशंस के माध्यम से कम्युनिकेशंस हो सकती है. और कम्युनिकेशन की जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से वो किसी एक्ट और ओमिशन के माध्यम से होगी. ये सेक्शन 3 आपका एक्सप्लेन करता है. अब इसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीट के बारे में बात करते हैं. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में सेक्शन जो 4 है ये एक्सप्लेन करता है. द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजल. देखिए पहले जो कम्युनिकेशंस होगी, एक इसमें 2 पार्ट हैं आपके कम्युनिकेशन से, एक प्रपोजल के विरुद्ध होगी और एक एक्सेप्टर के विरुद्ध होगी. कब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन जो थी एक्सेप्टेंस की वो प्रतिग्रहीता के विरुद्ध पूर्ण कर ली गई है? उसके लिए आपको बता दें, जैसे ही एक्सेप्टेंस आप करते हैं और एक्सेप्टेंस के प्रति अपनी जो आप सिग्निफाइज कर रहे हैं असेंट को, आप अपनी शक्ति के बाहर भेज देते हैं, मतलब एक्सेप्टर की शक्ति के बाहर पहुंच जाती है तो वह प्रतिग्रहीता के प्रस्थापक के विरुद्ध कंप्लीट हो जाती है. इसमें लिखा है व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर. जैसे ही मान लीजिए आप किसी पत्र के माध्यम से या आप किसी सपोज आज की डेट में हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, जब आप व्हाट्सएप के माध्यम से किसी चीज़ को एक्सेप्टेंस को भेजते हैं तो आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप में 2 प्रकार के इंडिकेशंस आते हैं. एक इस प्रकार का एक इंडिकेशन, एक इस प्रकार का इंडिकेशंस आता है. एक राइट जब चिन्ह आता है तो मतलब ये हो गया कि आपने एक्सेप्टेंस भेज दिया है और अब आप उसको वापस नहीं ले सकते. और जैसे ही उसमें ये लाइन आती है तो ये माना जाता है कि सामने वाले ने के पास डिलीवर्ड हो चुका है
अब आप इस चीज़ को वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये जो एक्सेप्टेंस था व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे ही आपने राइट चिन्ह लगा तो ये हो गया कि ये अब आपके बियॉन्ड द पावर हो गया, आपकी पावर से आगे हो गया है और ये एक्सेप्टेंस पूरा हो चुका है। जैसे ही ये दूसरी लाइन आ जाती है तो ये क्या हो जाती है, उस टाइम पे प्रपोजर के विरुद्ध भी पूर्ण हो जाती है। पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी कम्युनिकेशन से वो कब पूर्ण हो जाती, प्रस्थापक के विरुद्ध, जब वो एक्सेप्टर की शक्ति से बाहर चली जाती है। और एक्सेप्टर के विरुद्ध कब पूर्ण हो जाती है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। व्हाट्सएप का इलस्ट्रेशन बड़ा अच्छा है कि जैसे ही ये टिक लगता है ये हो गया आपका कि ये प्रपोजल की जो एक्सेप्टेंस था वो किसके विरुद्ध पूर्ण हो गया, प्रपोजल के विरुद्ध हो गया। जैसे ही इसमें लाइन आ गई ये हो गया कि एक्सेप्टर के प्रपोजल के एक्सेप्टर की नॉलेज, इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, ये उसके नॉलेज में आ गई। जैसे ही लाइन आ जाती है तो इसका मतलब कि अब इसके नॉलेज में आ गई। और जैसे ही इसमें सीन लिखा आता है तो ये मान लिया जाता है कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशंस पूर्ण हो गई है। तो इसमें आपको मेनली ये याद रखने की आवश्यकता है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन द इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम और सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। प्रस्थापक के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है जब वह प्रतिग्रहीता के शक्ति के बाहर चली जाती है, और एक्सेप्टर के विरुद्ध तब कंप्लीट हो जाती है जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाती है। सो दिस वाज द procedure how to communications of acceptance will be completed. Next is इलस्ट्रेशंस मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट्सएप का इलस्ट्रेशन जो 1872 में बताया गया था उसके इलस्ट्रेशन से बेटर है, क्योंकि ये पत्र के बारे में बात करता है। आज हम आप व्हाट्सएप के माध्यम से कम्युनिकेशंस करते हैं, दैट्स वाई व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा बेटर है। इसी प्रकार से इसमें जो इलस्ट्रेशन दिया गया 1872 के एक्ट में, बी एक्सेप्ट इज प्रपोजल बाई लेटर सेंड बाई पोस्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट the acceptor, as against the acceptor when it is beyond to the acceptor। और इसके बाद लिखा है एज अगेंस्ट बी द व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए एंड एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड। ये रिवोकेशन के बारे में इलस्ट्रेशन है, रिवोकेशंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन कंप्लीटेड, तो जो कम्युनिकेशंस है एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशंस कंप्लीट कब होगी के बारे में सेक्शन 4 में एक्सप्लेन किया गया है। और सेक्शन 4 कहता है व्हेन कम्युनिकेशंस कंप्लीट, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कि जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशंस कब कंप्लीट होगी, तो इसमें 2 पॉइंट रहते हैं, एक रहता है प्रपोजल के विरुद्ध और एक होता है एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। जब आप कोई एक्सेप्टेंस को कंप्लीट करते हैं, कब कम्युनिकेशंस कंप्लीट होगी उसके बारे में जानकारी रखते हैं कि एज द अगेंस्ट ऑफ प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। जब कोई एक्सेप्टर कोई अपनी सिग्निफाइज करता है असेंट, तो वो एक्सेप्टर के विरुद्ध कब पूर्ण हो जाती है, जैसे ही उसने मैसेज सेंड किया, जैसे ही उसने पत्र भेजा। फॉर एग्जांपल जैसे पहले जो बॉक्स हुआ करते थे पहले डाक विभाग के, तो जैसे ही आपने इसमें पत्र डाल दिया, अब ये पत्र आपकी पावर से बाहर चला गया, क्योंकि इसके लॉक को खोलने का पावर डाक विभाग पर, आप इसको वापस नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आज की डेट में हम आप व्हाट्सअप करते हैं किसी को, व्हाट्सअप जैसी टेक्स्ट में आपका ये मार्क आ जाता है, राइट मार्क आ जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि ये प्रतिग्रहीता के विरुद्ध प्रस्थापना पूर्ण हो गई है, अगेंस्ट द एक्सेप्टर क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। जैसे प्रपोजल, अब ये प्रपोजल के
ज्ञान में आएगी, मेरी शक्ति के बाहर चली गई, अगेंस्ट माई पावर हो गई है, प्रतिग्रहीता के विरुद्ध हो गई है, तो ये सब प्रस्तावना जो है, प्रपोजल जो है, ये कंप्लीट मान लिया जाएगा जैसे ही प्रतिग्रहीता के पावर से बाहर चली जाती है। जैसे ही व्हाट्सएप का ये राइट मार्क लग जाता है तो ये मान लीजिए अब मैं उस मैसेज को वापस नहीं ले सकता हूँ और मैंने प्रपोजल जो था, प्रपोजल के विरुद्ध अपनी कम्युनिकेशंस कंप्लीट कर दी है। देन इसके बाद आता है कि एक्सेप्टर के विरुद्ध कब पूर्ण हो जाती है, कि कब वो लौटा नहीं सकता अपनी चीज़ को, तो वो तब पूर्ण हो जाती है जब वो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल। जैसे ही इस मार्क के बाद ये लाइन लग जाती है और ये लाइन लगने का मतलब है ये प्रपोजल को पहुंच गई है और अब इस कम्युनिकेशंस को, एक्सेप्टेंस को वापस नहीं लिया जा सकता। इसके बाद जैसे ही उसमें सीन आ जाता है मतलब प्रपोजल के ज्ञान में आ गई है। तो ये था कम्युनिकेशंस ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट। जैसे ही जो एक्सेप्टर रहता है अपनी पोस्ट कर देता है, व्हाट्सअप कर देता है और वो उसकी पावर से कि उसको वापस रोक ना पाए, उस स्थिति में कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो जाती है। एक होता है, इसी में टॉपिक आता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, और इसकी भी कम्युनिकेशंस रहती है। मैंने आपको बताया जैसे ही ये मैसेज आपने भेजा, सपोज करिए आपका इंटरनेट बंद था, आपने मैसेज तो भेजा लेकिन वो ये राइट चिन्ह नहीं लग पाया क्योंकि आप नेटवर्क में नहीं थे, और जैसे ही आप नेटवर्क में आते हैं तो ये राइट चिन्ह व्हाट्सएप पे शो होने लगता है। तो जब आपने मैसेज भेजा तो यहाँ पर किसी प्रकार की कम्युनिकेशंस उस बॉक्स में टेक्स्ट के नीचे नहीं शो अप हुई, मतलब अभी मैसेज नहीं गया है, और जब तक मैसेज नहीं गया है उस मैसेज पहुंचने के पहले आप कभी भी इस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी शक्ति से बाहर चली गई वो बात, तब आप रिवोक नहीं कर पाएंगे, और यदि रिवोक करना भी चाहते हैं उस एग्रीमेंट को, उस प्रपोजल को रिवोक करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू रिवोक बिफोर completing the acceptance and the power should not be beyond your consent. So these are the two topics, communication of proposal or revocation of acceptance. Sorry. Next is illustrations. मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया कैसे किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है, कैसे किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है और कैसे किसी एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। तो रिवोक करने के लिए आपको जो भी मैसेज है उसको सामने वाले जो प्रपोजल रहता है उसके पहले रिवोक करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन फॉर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, and second example is, this example is revocation of acceptance, revocation of acceptance. Next is nature of acceptance. कोई एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए, उसकी प्रकृति क्या होगी, किस प्रकार से नेचर जो एक्सेप्टेंस कहा जाएगा कि हाँ ये नेचर कंप्लीट है और ये एक्सेप्टेंस ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, बिल्कुल पक्के तरीके से और बिना किसी शर्त के एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपसे किसी प्रपोजल में आपसे बोला गया, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में एक मेनू चार्ट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं इनविटेशन ऑफ ऑफिस, इनविटेशन ऑफ प्रपोजल, और जो मेनू कार्ड लगा हुआ है उस मेनू कार्ड में ऑलरेडी रेट लगे हुए हैं कि पनीर इतने का है, छोला इतने का है। अब उसमें आप कहते हैं कि पनीर इसमें 60 रुपये का लगा हुआ है और आप मुझे 50 का दे दीजिए, तो ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो मेनू कार्ड है, इनविटेशन ऑफ ऑफर है, वो 60 रुपये का है। प्रपोजल वो कर रहा है, ना कि आप प्रपोजल कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इसमें बार्गेनिंग करते हैं, काउंटर ऑफर करते हैं, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। सो हेयर यू विल हैव टू नो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट
फाइनल होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड बिना शर्त के होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्लॉज कहता है, ये आपका सेक्शन 7 में एक्सप्लेन किया गया एक्सेप्टेंस को कि फर्स्ट कंडीशंस क्या है एक्सेप्टेंस के लिए, नेचर के लिए, कि इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। नेक्स्ट है कि यदि किसी एक्सेप्टेंस के लिए मोड डिसाइड किया गया है कि आपको लिखित में करना है या इस निश्चित समय पर करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, उस समय और उस टाइम पर और उस वे में जो मोड बताया गया, जो तरीका बताया गया है, उस तरीके अनुसार करना पड़ेगा। और यदि कोई मोड नहीं बताया गया एक्सेप्टेंस का, देन व्हाट विल बी अ रीजनेबल दैट बाय दैट वे यू विल हैव टू परफॉर्म द एक्सेप्टेंस। यहाँ पे लिखा हुआ भी एक्सप्रेस्ड इन, यदि एक्सप्रेस्ड है इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, तो यू विल हैव टू प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसी मोड में। प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच एक्सेप्टेड। फॉर एग्जांपल मैंने बताया मेनू कार्ड में लिखा हुआ है 60 रुपये का पनीर मिलेगा, 30 रुपये का छोला मिलेगा, जो कुछ भी है, तो उस वे में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि वहाँ पर कोई मेनू चार्ट नहीं है, ना आपके पास मेनू आया है, तो वहाँ पर जो रेट चलते रहे हैं उसके युक्त है कि आसपास जो भी दाल है, दाल 60 रुपये में मिलती है, चावल 30 रुपये में मिलता है, तो उस वे में आपको वो एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। देखिए इसके आगे लिखा है, इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स अ मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड such manner the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in prescribed manner। जो कुछ भी prescribed manner होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस करने पड़ेगा। सो दिस इज द नेचर एंड इट इज होल्ड इन सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड इन विच मैटर इफ देयर इज मैटर इज प्रिस्क्राइब्ड देन यू विल हैव टू फॉलो द एक्सेप्टेंस ऑन दैट मैनर। यदि कोई मैनर नहीं बताया गया है तो वहाँ पर उस स्थिति में आपको जो रीजनेबल है वहाँ का प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उस वे में आपको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। देखिए एक्सेप्टेंस दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो आप उसको कंटिन्यू कर दो या उसमें कंडीशंस लगी हैं तो उस प्रकार से कर दो। यहाँ पे जो मैनर बताया गया एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस, यदि कंडीशन लगी हुई हैं कि आपको, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे लिखा है कि सर्विस इज़ नॉट अलाउड, सेल्फ सर्विस है, तो आपको एक्सेप्टेंस किस वे में करना पड़ेगा, सेल्फ सर्विस वे में। जो कंडीशंस वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ सर्विस नहीं की जाती, आपको टेबल पर आकर लंच लेना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा, तो एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग बाय कंडीशंस। और दूसरा क्या होता है, यदि आप उसके संबंध में कंसिडरेशन ले लेते हैं, किसी चीज़ के प्रतिफल ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, तो दो प्रकार से होगा, या तो आप उन कंडीशंस को फॉलो करो या फिर उस कंसिडरेशन को रिसीव करो जो प्रतिफल देना जाना। परफॉर्मिंग ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस which be offered within a proposal is acceptance। सेक्शन 8 में बताया गया कि आपको कंडीशंस फॉलो कीजिए, आप इसके अलावा कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कीजिए, तो माना जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस कर लिया। बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस एंड रिसीविंग कंसिडरेशन इज द वे टू एक्सेप्टेंस। द थर्ड पॉइंट इज डिसाइडेड केसेस। एक्सेप्टेंस से रिगार्डिंग काफ़ी केसेस हैं, लेकिन जो लीडिंग केसेस हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट इज भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, प्रीवी काउंसिल का केस था और इसमें एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स नोट डाउन किए गए हैं। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल 1966 का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इसके बाद ये फेल्टहाउस बनाम बिडले का केस है, ये 1863 का केस है। पावेल वर्सेस ली 1908 बिफोर इंडिपेंडेंस है, और एक एंडोर्स माइल्स फॉर ईस्ट कॉर्पोरेशन इज अ लीडिंग केस ऑफ एक्सेप्टेंस। दीज केसेस आर मस्ट रीड टू कंप्लीट एक्सेप्टेंस टॉपिक।
द थर्ड क्लॉज इज कंक्लूजन। कंक्लूजन को बड़े अच्छे से एक कोटेशन से मैंने कंप्लीट किया है। एन एक्सेप्टेंस इज लाइकली टू स्टिक अ मैच बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द ट्रक ऑफ गन पाउडर। एंसन महोदय रहे हैं, जूरिस्ट रहे हैं लॉ के, इन्होंने कहा है कि जो एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजल के लिए इस प्रकार से है जैसे कि एक बारूद से भरी हुई गाड़ी के लिए एक माचिस की तीली पर्याप्त होती है। इसी प्रपोजल को कंप्लीट करना है तो केवल और केवल एक्सेप्टेंस सिग्निफाइज हिज असेंट है। जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया गया है वो वैसे ही अगर सिग्निफाई कर देता है, असेंट दे देता है, तो माना जाएगा कि प्रपोजल कंप्लीट हो गया और वचन में तब्दील हो गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इज फोर्थ इज रेफरेंस, जहाँ से मैंने इस डेटा को कलेक्ट किया है। बेयर एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कुछ प्रोवी काउंसिल से केसेस लिए हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, मनुपात्रा ऑनलाइन से थोड़ा सा स्टडी किया था, एनसाइक्लोपीडिया से मीनिंग वगैरह लिए थे। सो दिस ये जो लेक्चर था ये लास्ट लेक्चर था और एक्सेप्टेंस यूनिट सेकेंड जो यूनिट फर्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और ये BLLB LLB दोनों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में यूज़फुल रहेगा। और फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक है एक्सेप्टेंस। ये फोर्थ लेक्चर है मेरा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ब्रीफ इंट्रोडक्शंस के बारे में और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया था। दूसरा जो लेक्चर था वो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था और एग्रीमेंट को हल्का सा एक्सप्लेन किया था। थर्ड लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रपोजल के बारे में बताया। ये जो चौथा लेक्चर था ये एक्सेप्टेंस के बारे में था। अगला जो लेक्चर मैं लेकर आऊँगा वो कंसिडरेशन पर। कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रीफ पार्ट है जिसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता। सो सी यू फॉर द फिफ्थ लेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 5वें लेक्चर में पुनः मिलते हैं SKU डिजिटल लर्निंग के क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।